सो रूल नंबर 1, अगर हमें 1 से स्टार्ट करना है, नहीं भी करना है तो भी हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, और कुछ कुछ रूल्स आपको यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखाई देंगे जो ऑलरेडी हमने नाउन में पढ़ लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगाते हैं। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर पहला जो रूल है दैट इज, अगर आपका जो प्रोनाउन है वो क्योंकि नाउन की जगह लगता है, तो हमें जो भी प्रोनाउंस हैं उनका नंबर देखना है। नंबर यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है या कोई जेंडर नहीं है, पर्सन यानी कि पीपल नहीं, पर्सन मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये देखना है। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो भी प्रोनाउन यहाँ पर डालना होगा उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जज करने के बाद हम ये करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन अगर डालना है तो हमें पहले देखना होगा कि नाउन किस तरीके का है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन डालेंगे। अगर ये चीज हम लोग जज नहीं करते हैं तो हम लोग सही प्रोनाउन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है इसके थ्रू अगर मैं समझाऊं, तो राम जो है वो थर्ड पर्सन है क्योंकि उसका नाम लिखा गया है यहाँ पर, और उसके लिए जो प्रोनाउन लगा है दैट इज हिज बुक। ठीक है, तो उसकी किताबें के लिए लगा है अनवांटेड नॉइस मत क्रिएट करिए। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज यहाँ चैट बॉक्स में लिख देना। यस, सो राम इज योर व्हाट, राम इज योर थर्ड पर्सन। ठीक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और मेल है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने जज कर ली। इसके हिसाब से हम कोई भी प्रोनाउन यहाँ लगाएंगे उसके लिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, या आगे के कोई स्टेटमेंट्स लगाएंगे तो उसके लिए कोई भी प्रोनाउन लगेगा आगे आगे के स्टेटमेंट में, वो भी ही लगेगा, हिज लगेगा, हिम लगेगा, जहां भी जिस अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम इन्हीं तीनों में से फुलफिल करेंगे। यहाँ पर तीसरा सेंटेंस जो है, जो कि करेक्ट सेंटेंस है, शी लव्स हर हस्बैंड। तो यहाँ पर शी आपका फीमेल है, यानी कि जेंडर पता चल गया। नंबर क्या है, सिंगुलर है, एक ही पर्सन है। और लास्ट क्या है आपका, पर्सन कौन सा है, कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर प्रोनाउंस लगेंगे, जो कि शी जो है वो ऑलरेडी आपके प्रोनाउन है। तो शी जो भी होगा, मान लीजिए रीता सीता जिसका भी नाम लिखा गया था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर शी लगाया है, हर लगाया है। ठीक है, हर्स लगाएंगे, जो भी रहेगा उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसी सारे ऑप्शंस में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन जस्ट टेल मी। हालांकि नाउन के प्रोनाउन के रूल्स थोड़े इजी हैं समझने में, तो आपको जो भी नहीं समझ में आया वो पूछते रहिएगा। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में लिखा है कि अगर दो सिंगुलर प्रोनाउन हैं, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर प्रोनाउन हैं और उनको हमने एंड के थ्रू जोड़ा है, इफ माय वॉइस इज नॉट क्लियर देन यू कैन टेल मी दैट आल्सो। ठीक है, वो भी अगर एक बार बता देंगे कि अगर नाउन यहाँ पे नाम मेरा जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई विल जस्ट रिकनेक्ट माय ऑडियो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 या फिर 2 से ज्यादा सिंगुलर प्रोनाउंस जो हैं वो अगर एंड से ज्वाइन किए गए हैं तो हम यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। क्यों प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि जब एंड से जोड़ते हैं सेंटेंस या कुछ भी हम लोग एंड से जोड़ते हैं, तो एंड का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो बाकी का सेंटेंस है वो दो या दो से ज्यादा जितने भी वहां पर एंड से जुड़े हुए नाउन्स हैं उन सभी के लिए लिखा गया है। ठीक है, उन सभी को इंक्लूड कर दिया गया है उस सेंटेंस में, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारा इंप्रूव कर जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में जो लिखा गया है, मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि मोहन ने भी अपनी किताब खोई और सोहन ने भी अपनी किताब खोई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो 2 हो गया। मोहन भी सब्जेक्ट है, सोहन भी सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर जो है हमारे नाउन का, वो सेंटेंस का नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो 2 है। ठीक है, या 2 से ज्यादा होगा, दोनों ही केस में यहाँ पर हम देयर लगाएंगे। ठीक है, मोहन हैज लॉस्ट हिज, अगर ये अलग अलग रहता, मान लीजिए कि यहाँ पर बुक्स भी लिखे हुए हैं, तो बुक्स यहाँ स्पेसिफाई नहीं की गई है कौन सी बुक है। अगर स्पेसिफाई की जाती तो हम इस तरह सेंटेंस को जोड़ते हैं,
मोहन हैज लॉस्ट हिज ज्योग्राफी बुक, मान लीजिए कि मोहन का ज्योग्राफी का बुक खोया है और सोहन का मैथ्स था, तो इस तरह हम एंड के साथ सेंटेंस जोड़ते हैं। मोहन हैज लॉस्ट हिज ज्योग्राफी बुक एंड सोहन हैज लॉस्ट हिज मैथ्स बुक। इस केस में हम सोहन और मोहन को साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी चीज के बारे में बात की जा रही है, सोहन की चीज अलग खोई है, मोहन की चीज अलग खोई है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस तरह जोड़ सकते हैं सेंटेंस, इस तरह नहीं जोड़ पाएंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है मोहन और सोहन। इस तरह जो जोड़ना है, मोहन एंड सोहन, या फिर मोहन एंड हिज फ्रेंड, द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, इस तरह का जो भी आपका सेंटेंस रहेगा, अगर जोड़ना है इस तरह, इसका मतलब कि आगे का सेंटेंस सिमिलर केस में होना चाहिए। ठीक है, आगे का जो सेंटेंस है उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए कुछ, ठीक है, तब जाके आप इस तरह जोड़ सकते हैं सेंटेंसेस को। अगर सिमिलैरिटी नहीं है तो यहाँ इस तरह हम लोग अलग अलग ही रखेंगे सेंटेंस को। और यहाँ पर हमारा अगर अलग अलग है तो यहाँ पर सब्जेक्ट, दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब दोनों केस में हिज लगाया है, मोहन के लिए भी हिज लगाया है, सोहन के लिए भी हिज लगाया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन काम है, यहाँ पर ज्योग्राफी का बुक खोया है मोहन का, और सोहन का मैथ्स का बुक खोया है। बाकी का सेंटेंस अलग हो जाने के कारण यहाँ पर सेंटेंस सिंगुलर लगेगा, और एंड के साथ दोनों सेंटेंस जोड़ दिए हमने। मीनिंग ये सेम कन्वे कर रहा है, मीनिंग ये ज्यादा क्लियर मीनिंग कन्वे कर रहा है इनफैक्ट, लेकिन ये जो है इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स में हमें कैसे लगाना है प्रोनाउन, ये बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। नो डाउट मैम। क्या हो गया? नो डाउट। नहीं डाउट है, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 जो है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें दो या दो से ज्यादा नाउन है। यहाँ पे भी हमने एंड से जोड़ा है, लेकिन इनसे पहले, ठीक है, एंड के या नाउन से पहले हमने ईच लगा दिया है या फिर एवरी लगा दिया है। ठीक है, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले लगाना। ठीक है, सेंटेंस से पहले या वर्ड से पहले जो आ रहा है उससे हम प्रिसीडेड कहेंगे। ठीक है, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ईच और एवरी जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच और एवरी जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके जो सेंटेंस है उसको, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें आपस में बांट देते हैं। ठीक है, आपस में बांट देने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट, यहाँ पर हिज और हर क्यों लिखा गया है? क्योंकि स्टूडेंट में भी लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं, टीचर्स में भी आदमी और औरत दोनों होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जब आप जेंडर नहीं बता पा रहे हैं तो आप हिज और हर लगाएंगे रिटर्न में स्पेसिफिकली। ठीक है, यहाँ पर जो देयर लिखा गया है, देयर आपका तभी आएगा व्हेन यू आर इन स्पीकिंग केस। ठीक है, जब आप बोल रहे होंगे ये सेंटेंस, तब आप देयर लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो सेंटेंस, या फिर आपको ये सेंटेंस, इस तरह का कोई सेंटेंस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो आप हिज और हर दोनों लगाएंगे, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि मेल फीमेल दोनों को बोला जा रहा है। अगर आपका जो यहाँ पर नाउन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एवरी के बाद एग्जैक्टली लगा है स्टूडेंट, एवरी के बाद टीचर जो है एग्जैक्टली बाद लगा है, मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट और एवरी के बीच में, एवरी और टीचर के बीच में, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। इस केस में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, ये जो स्टूडेंट है, ये आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एवरी का मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को हम एक एक करके, या ये स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। एवरी टीचर का मतलब हर एक टीचर के लिए है। तो एवरी का मतलब ही ये होता है कि जितने भी वहां पर हैं उन सभी के लिए है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें
प्लूरल फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक से ज्यादा है या दो से ज्यादा या बहुत सारे लोग हैं तभी हम एवरी यूज करते हैं, ठीक है। ईच ऑफ राम एंड श्याम, यहाँ पर देखिए ईच ऑफ राम एंड श्याम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि राम और श्याम नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को आप सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमेशा इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क, मतलब राम ने भी अपना काम कर लिया है और श्याम ने भी अपना काम कर लिया है। तो ईच पर्सन यानी कि राम और श्याम एक एक करके अगर हम बोले तो राम ने अपना काम किया है, श्याम ने अपना काम किया है, दोनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क। ईच मतलब राम ने भी और श्याम ने भी, दोनों के लिए किया है। अब ईच ऑफ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपस में राम और श्याम में डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पर कहें, गिव मी अ मिनट, यहाँ पर अगर हम कहें ये वर्ब है, वर्ब क्या है, काम करना, ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब है काम करना, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में क्या किया है, एक पार्ट में राम है, एक पार्ट में श्याम है, ठीक है, मतलब राम और श्याम में हमने ये सेंटेंस डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर राम नहीं करेगा तो श्याम, राम नहीं करेगा तो श्याम के लिए है, और श्याम नहीं करेगा तो राम के लिए है, या फिर दोनों करेंगे तो इसने भी अपना काम कर लिया, मतलब काम तो अलग अलग होगा ना, राम को जरूरी नहीं है कि राम को भी वही काम मिला है जो श्याम को मिला है, तो राम ने अपना काम कर लिया, श्याम ने अपना काम कर लिया, ठीक है। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर रहता है जब ईच ऑफ या फिर ईच लगा रहता है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो थे इसलिए मैंने बता दिया, अगर दो से ज्यादा भी रहेंगे तो उस केस में भी आपका वर्ब ही जो भी यहाँ पर प्रोनाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। और दोनों यहाँ देख लो, राम और श्याम दोनों लड़के हैं, इसीलिए यहाँ पर हिज वर्क लिखा है, ठीक है। अगर लड़की होती इन दोनों में से कोई एक, राम और सीता होता, या फिर राम और रीता होता, तो इस केस में हिज और हर आता, ठीक है, मतलब राम ने अपना काम किया और सीता रीता जो भी है उसने अपना काम किया, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है उसी तरह यहाँ स्पेसिफाई किया जाता। नेक्स्ट, ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज गॉट हिज शेयर, मतलब हर एक मैन ने, यहाँ पर देखो मैन भी है और बॉय भी है और दोनों ही मेल होता है, इसीलिए यहाँ पर हिज शेयर लिखा गया है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ईच मैन और ईच वुमेन होता तो हिज और हर लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर ईच मैन और ईच बॉय अगर पार्टी में रहेंगे तो ईच मतलब जितने भी मैन हैं आपस में उन्होंने अपना शेयर ले लिया, जितने भी बॉयज हैं, जितने भी लड़के हैं, उन्होंने अपना अपना शेयर ले लिया, ठीक है। Another thing that I want to tell you in this rule is when you are writing male and female both, अगर आप मेल और फीमेल दोनों लिख रहे हैं, तो जैसे स्टूडेंट वाला केस है तो यहाँ पर लड़का लड़की स्पेसिफाई नहीं किया गया है, टीचर के केस में भी आदमी मर्द स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ईच यहाँ पर मैन और ईच वुमेन में लड़का लड़की स्पेसिफाई कर दिया, मैन है और वुमेन है, मेल फीमेल हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो उस केस में क्या करोगे, जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन लगाओगे, यानी कि ईच मैन है तो हिज पहले आएगा, अगर ईच वुमेन पहले होगा तो हर पहले आएगा, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आई एम वेटिंग फॉर एटलीस्ट 30 seconds बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल। अगर किसी को कोई भी डाउट है रूल नंबर 3 में तो यू कैन आस्क मी। मैम एक सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, कैसे? each of Mohan and Sohan lost his math book, is it right sentence? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। इसमें क्या हुआ कि मोहन और सोहन दोनों ने यहाँ पर अपनी मैथ्स की किताब खो दी है, दोनों ने, मोहन ने भी अपनी मैथ्स की किताब खो दी है और सोहन ने भी अपनी मैथ्स की किताब खो दी है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर काम दोनों साथ में कुछ एक हो रहा है तो यहाँ अलग करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? ये सारा पूरा कंप्लीट हो गया? यस मैम ऊपर वाला जो फर्स्ट सेंटेंस मतलब एग्जांपल है मैम, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज
ऑन हर। यहाँ एवरी सिर्फ एक बार नहीं यूज कर सकते मैम, जरूरी है कि दोनों के लिए पहले लिखना ही पड़े? नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफाई इसलिए किया गया है क्योंकि हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर लिखा जा रहा है। यहाँ पर सेंटेंस का जो मतलब है उसके अकॉर्डिंग बैठाया गया है एवरी दोनों तरफ। एवरी स्टूडेंट और एंड टीचर अगर लिखे रहते तो टीचर्स लिखना पड़ता, ठीक है। हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर, ये जब लिख रहे हो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तो एवरी स्टूडेंट एवरी टीचर होगा। हर एक स्टूडेंट और सारे टीचर ने अपनी सीट ले ली, या सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स ने अपनी सीट ले ली। यहाँ पर ये सेंटेंस जो बनेगा, यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुक हिज और हर सीट हो जाएगा। एवरी का मतलब हो जाता है बट जाना, हर एक जब लग जाता है वहां पर उसका मतलब होता है कि आप एवरी लगा रहे हो। एनी मोर डाउट्स? नो मैम। नो मैम। ओके, और एक बात समझा दूं, अगर कहीं बाद में जाके कहीं डाउट हो जाए तो एवरी और ईच, इन दोनों को आपस में कहाँ पर डिसाइड करें कि कहाँ लगाना है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एवरी हम किस केस में लगाते हैं, जहां पर नंबर हम ध्यान नहीं देते। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, उसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं इस पे तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने बस सभी स्टूडेंट को मैसेज कर दिया कि आज ये फंक्शन है, आ जाइएगा आप लोग सब। तो जितने स्टूडेंट आ रहे हैं हमें नंबर से मतलब नहीं है, या फिर नंबर बहुत बड़ा है तो उस केस में हम एवरी यूज कर रहे हैं। ईच हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास नंबर स्पेसिफाइड है। मान लीजिए एक क्लास है उसमें 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों का यहाँ पर अगर हमें ईच बच्चों का अगर हम यहाँ पर 20 बच्चों का हमें यहाँ पर बात करनी है तो हम यहाँ पर ईच लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफाइड है यहाँ पर कि 20 बच्चे ही हैं इस क्लास में, समझे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। एवरी कहाँ यूज करोगे, जहां पर नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है या नंबर बहुत बड़ा है। ईच आप तब यूज करोगे जब नंबर छोटा है और डेफिनेट एक तरह से कह सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में बताया जा रहा है कि अगर आपका जो सिंगुलर नाउन है यहाँ पर आइदर और लगा है सेंटेंस में, और उसके किसको यूज कर रहे हैं कंबाइन करने के लिए, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। मतलब यहाँ पर जैसे ऊपर में दोनों सिंगुलर था तो यहाँ पर हमने एक सिंगुलर लगा दिया और एक प्लूरल लगा दिया, और उन दोनों को कंबाइन किससे कर रहे हैं, और से कर रहे हैं, या फिर आइदर और से कर रहे हैं, नाइदर नॉर से कर रहे हैं। इन सब से हम लोग यूज कर रहे हैं इन दोनों को कंबाइन करने में। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का, उसमें सिंगुलर नाउन हमेशा आगे आएगा। जो भी स्ट्रक्चर रहे उसमें अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है और ये सब लगे हैं सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन पहले आएगा सेंटेंस में और प्रोनाउन जो है वो प्लूरल लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल अगर हम देखें, either the manager or his subordinates failed in their duty in sending the official letter। यानी कि या तो मैनेजर ने अपना काम नहीं किया, ठीक है, उसका काम था कि मैसेज सेंड करना है, या तो मैनेजर ने अपना काम नहीं किया, या फिर उसके सबॉर्डिनेट्स ने काम नहीं किया कि जिनको मैसेज भेजना चाहिए था। तो यहाँ पर देयर ड्यूटी लगाने का मतलब ये है कि अगर हम मैनेजर के लिए यहाँ पर हिज लगाते हैं तो उसमें सबॉर्डिनेट्स इंक्लूड नहीं कर पाते हम लोग, सेंटेंस जो है वो बहुत पेचीदा हो जाता। either the manager or his subordinate failed in his duty, इसका मतलब क्या हो जाता कि सबॉर्डिनेट्स में जितने मेल हैं हम सिर्फ उन्हीं को बोल रहे हैं, समझे। तो ऐसे केस से बचने के लिए जहां पर सबको इंक्लूड किया जा सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगाते हैं ताकि इसमें कोई भी एरर ना हो या इसमें कोई भी परेशानी ना हो जानने में कि कौन कौन इंक्लूडेड है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर क्योंकि सिंगुलर है तो सबसे आगे आया वो सेंटेंस में, उसके बाद वो प्लूरल नाउन आया, उसके बाद यहाँ पर प्रोनाउन जो भी आपका लगेगा सेंटेंस में वो प्लूरल के हिसाब से लगेगा ताकि हम सबको इंक्लूड कर सकें। इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स? सबऑर्डिनेट्स मतलब जो उसके अंडर काम करते हैं, जो मैनेजर के अंडर या कोई भी पोजीशन है उसके अंडर काम करते हैं। एम्प्लॉयड जितना भी होता है। हाँ,
जो डायरेक्टली उसके अंडर आते हैं। जैसे अगर कोई होटल का मैनेजर है तो होटल का जितना भी वर्किंग स्टाफ है वो उसके अंडर आएगा। अगर कोई मान लीजिए कि प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन का जो भी स्टाफ है वो सभी उनके अंदर आएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन का मैनेजर है तो वो एचआर वालों को कवर नहीं कर सकता है, ठीक है। एचआर वाले उसके सबऑर्डिनेट्स नहीं है, वो एचआर वाले उनके अंडर काम नहीं करते हैं, उनके लिए अलग से मैनेजर है। जिस जो स्पेसिफिक उनके अंडर काम करते हैं उन्हें उनके सबऑर्डिनेट्स कहा जाता है। एनी मोर Okay. डाउट्स? No. मैम एक Rule और number- एग्जांपल बताइए ना मैम, इससे एक और एग्जांपल। और एक एग्जांपल बता दें, और एक एग्जांपल अगर बता दें, यहीं पे लिख देती हूँ, रुको मैं। यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है ये और से मैंने जोड़ा है, ठीक है। या तो जो टीचर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए टीचर क्योंकि सिंगुलर है तो वो आगे आया, तो या तो जो टीचर है उसने नंबर नहीं दिया एडमिन डिपार्टमेंट को, या फिर जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट को नहीं दिया। यहाँ पे द लगाने का मतलब ये है कि टीचर जो है उसे भी स्पीकर जानता है, जो भी ये लिख रहा है, जो भी ये बोल रहा है, वो टीचर को भी जानता है, और उसको एक स्पेसिफिक क्लास के बच्चे या स्पेसिफिक कुछ बच्चों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पर्टिकुलर के बारे में लिखते हैं तब हम द लगाते हैं, तो इसीलिए द लगाने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर कुछ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो या तो टीचर जो है उसने एडमिन को नहीं दिया नंबर, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एडमिन को नंबर नहीं दिया। तो देयर नंबर का मतलब होता है कि यहाँ पर टीचर का भी नंबर इंक्लूडेड है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी नंबर इंक्लूडेड है। दोनों के नंबर यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट को चाहिए थे, जो कि नहीं मिले, ठीक है। तो या तो टीचर ने नहीं भेजा या फिर स्टूडेंट्स ने नहीं भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर देयर जो है वो सबको इंक्लूड कर रहा है, टीचर को भी इंक्लूड कर रहा है या फिर स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। यस मैम। Yes. Anything else that you didn't understand? मैम No, एक ma'am. सेंटेंस जैसे मैं बोल चलिए, सकता हूँ, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर इज नाइदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नॉर भी सॉफ्टवेयर, ऐसा बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिंगुलर हो गया बच्चे, वो उसमें ये केस नहीं आएगा, ठीक है। आपने जो सेंटेंस तो बोला वो करेक्ट, सेंटेंस यस, करेक्ट है। डाटा स्ट्रक्चर इज neither a programming language nor a software। तो यहाँ पर दोनों ही क्योंकि सिंगुलर है तो वो इस केस के अंडर नहीं आते, लेकिन सेंटेंस आपका करेक्ट है। ओके मैम। Okay, if you want more example, don't worry, I will give this file with the, more examples, ठीक है। ये फाइल जब मैं सेंड करूंगी तो ऑब्वियसली एग्जांपल मैं आपको 5-6 और इससे ज्यादा जो यहाँ पर लिखे गए हैं उससे ज्यादा 5-6 और एग्जांपल्स दे दूंगी। So let's move on to the next rule, that is your rule number 5. When two or more singular noun, यानी कि यहाँ पर अगेन यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन आ गए, पहले प्लूरल था अभी सिंगुलर है, और यहाँ पर आइदर और, नाइदर नॉर और से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और हम ऑप्शंस के लिए चूज करते हैं, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर दो ही ऑप्शन लिखना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीजें दो के लिए ही यूज होती हैं। तो दो ऑप्शन है, उसमें से हमें कोई एक चूज करना है या कोई एक काम किया जाएगा, तो दोनों में से कोई एक किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन ही लगता है। जैसे कि राम और मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस, यानी कि या तो राम है वो इन्वेस्ट करेगा
या फिर मोहन इन्वेस्ट करेगा। दोनों इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक इन्वेस्ट करेगा। और ये और वाला जो केस है ये आइदर और में भी फिट हो सकता है। आप इसको हटा के आइदर और लगा सकते हो, आइदर राम और मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस। ठीक है। नाइदर नॉर वाला जो केस है उसमें भी नाइदर राम नॉर श्याम कन्फेस्ड हिज गिल्ट। तो यहाँ पर राम जो है और श्याम जो है दोनों में से कम किसी एक को अपना गिल्ट यानी कि किसी एक को अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, कन्फेस कर देनी चाहिए थी, बता देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बताया। दोनों में से किसी ने भी नहीं बताया। तो मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल आंसर यहाँ पर 1 था, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन लगा, सिंगुलर प्रोनाउन लगा दोनों ही केस में। ठीक है। अगेन यहाँ पर आइदर वाला भी केस में सीता एंड कमला है, तो इसके लिए हर प्राइस लगा है। या तो सीता ने अपना प्राइस नहीं लिया या फिर कमला अपना प्राइस लेना भूल गई। ठीक है, दोनों में से कोई एक। नाउ इसमें इम्पोर्टेंट केस ये है कि अगर अगेन यहाँ पर अगर कोई बोले कि हम यहाँ पर मोहन और कमला को साथ में रखेंगे, राम और मोहन को नहीं, तो इस केस में मोहन और कमला दोनों अलग अलग जेंडर से बिलोंग करते हैं। तो इस केस में अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो आप दोनों हिज और हर लगाओगे और जिसको पहले लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर सेंटेंस हम लिखें, ठीक है, इस तरह का अगर हम सेंटेंस लिखें कि मोहन और कमला विल गेट हिज और हर रिजल्ट सुन, यानी कि या तो मोहन को अपना रिजल्ट मिलेगा या फिर कमला को अपना रिजल्ट मिलेगा बहुत ही जल्दी। सुन मतलब बहुत जल्द। तो यहाँ पर मोहन और कमला जो है, मोहन पहले आया इसीलिए हमने हिज लगाया पहले। अगर यहाँ कमला पहले आती तो यहाँ पर हर लगाते। ठीक है, जो जिस सीक्वेंस में आएगा उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू योर रिटन कम्युनिकेशन, ये सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपका जेंडर जो है वो सेम रहेगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। Can you give example neither or nor? Because every time you नहीं, are giving example or only. तो नाइदर का ये एग्जांपल है ना, नाइदर राम नॉर श्याम कन्फेस्ड हिज गिल्ट। इसका और एग्जांपल अगर चाहिए तो नाइदर राम और हिज फ्रेंड केम टू द पार्टी, केम टू हिज पार्टी। ठीक है। नाइदर नॉर वाला सेम केस होता है, जहां पर आप कोई दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है, उस केस में आप नाइदर नॉर यूज कर रहे हैं। आइदर और आप उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं जब दोनों में से कोई काम कर रहा है। ठीक है। Yes, ma'am. ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड विद रूल नंबर 6। यस, रूल नंबर 6 आपका यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि कहाँ पर आपको आइदर नाइदर वाला केस यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है? जब आप दो पर्सन या दो थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर आप दो पर्सन या दो थिंग के बारे में बात कर रहे हो तब आप आइदर नाइदर वाला केस यूज करोगे, और यूज करोगे, एंड यूज करोगे। ठीक है। एनी और नन यूज करते हो जब दो से ज्यादा आपके पास रहेंगे सब्जेक्ट्स, पर्सन रहे चाहे थिंग्स रहे, तो उनके लिए आप एनी और नन यूज करेंगे। ठीक है। एनी कब यूज करेंगे? जब सारे ऑप्शंस में से कोई एक या दो या कुछ भी आपको चूज करना है, मतलब करना है कोई ना कोई, कम से कम एक ऑप्शन आपको चूज करना है। एनी वन मतलब कोई एक, एनी मतलब कितने, दो या तीन, 5 ऑप्शंस हैं तो 2 या 3 आप चूज कर सकते हो। नन का मतलब
कोई भी आप चूज नहीं कर रहे हो या कोई भी ऑप्शन आपको पसंद नहीं है। अंडरस्टूड? तो आइदर यहाँ पर यूज हुआ है, देखिए सेंटेंस में, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट। तो टू गर्ल्स यानी कि दो में से कोई एक पे कर सकता है। Neither of the two brothers have been selected. दोनों भाई जो थे उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए। Any one of the employees, यहाँ पे देखो any one है मतलब कोई एक एम्प्लॉय, कोई भी एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज जितने हैं सारे एम्प्लॉयज में से कोई भी एक एम्प्लॉय इसे क्लेम कर सकता है। ठीक है, क्लेम करना, सॉरी, क्लेम करना मतलब मतलब ओन कर लेना या फिर मिल जाना। ठीक है, जैसे अगर आपने मैनेजर की पोजीशन खाली है तो आपने बहुत मेहनत की, तो आपने मेहनत करके वो पोजीशन जीत ली, तो उसे आप क्लेम करना भी कह सकते हैं। ठीक है, none of the students of this class has passed। तो यहाँ पर none यूज हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कम एक पास करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, कोई भी पास नहीं किया, तो उस केस में यहाँ पर नन लगेगा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस रूल? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, यहाँ पर फ्लिकर कर रहा है कभी कभी बीच में स्क्रीन, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, आई विल रिपीट इट अगेन। रूल नंबर 6 क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Okay, then let's move forward with rule number 7. Yes, rule number 7 ये कहता है कि जब हम वन यूज करते हैं, पहली बात तो वन ये जो है ये 1 2 3 4 वाला वन नहीं है, ये वन है एवरी वन वाला। एवरी वन, एनी वन, सम वन वाला वन जो है उसमें से हमने एवरी, एनी, सम निकाल दिया है और ये सिर्फ वन रह गया है यहाँ पर। तो ये जो वन है, स्क्रीन बच्चे बहुत दिक्कत कर रहा है शेयर करने में। Let me share it with another device. Yes, तो यहाँ पर ये जो वन है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये वन जो है ये 1 2 3 4 वाला वन नहीं है। जो एवरी वन होता है, समवन होता है, एवरीबॉडी होता है, उनमें से कोई एक, उनमें से हमने एवरी निकाल दिया, एनी निकाल दिया, सम निकाल दिया, सिर्फ वन रह गया। तो उस केस में जो वन बचता है वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वन हम कब यूज करते हैं? मान लीजिए कि मैंने एक बुक लिखी है, ठीक है, उसमें मैंने लिखा कि यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मतलब क्या? कि तुम्हें अपना ध्यान खुद से रखना चाहिए। यहाँ पर यू यूज करने का मतलब ये हुआ कि जो मेरी किताब पढ़ेगा, ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने मेरी किताब पढ़ी, जैसे पवन ने मेरी किताब पढ़ी, तो मैंने ये सेंटेंस पवन के लिए लिखा है। ठीक है, अगर राहुल ने मेरी किताब पढ़ी तो मैंने राहुल के लिए लिखा है। लेकिन अगर राज ने मेरी किताब नहीं पढ़ी तो मैंने राज के लिए ये सेंटेंस नहीं लिखा है। ठीक है, बट अगर मैं ये सेंटेंस कन्वर्ट कर देती हूँ वन के थ्रू, वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, यहाँ ये सेंटेंस जो हो जाता है ये हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो मुझे जानता है नहीं जानता है, उसने मेरी किताब पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है, दुनिया में जितने लोग एग्जिस्ट करते हैं उन सभी के लिए ये सेंटेंस एक ट्रुथ है। ठीक है, कि आप सभी को यहाँ पर अपना ध्यान खुद से रखना है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है वन में और यू में। तो वन हम तब यूज करते हैं जब हम हर एक इंसान के लिए, चाहे उसने किताब पढ़ी हो, चाहे उसने मेरी बात सुनी हो या नहीं सुनी हो, हर किसी के लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या लिखी गई है 7th रूल में, कि अगर हम वन यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो उसके साथ उस सेंटेंस में हम अगर प्रोनाउंस लगाएंगे, कोई और प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो हिज नहीं लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे,
हिम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो जेंडर स्पेसिफाई कर रहा है। अब हमने अगर दुनिया के हर एक इंसान के लिए लिखना है तो हर एक इंसान तो आदमी नहीं है, हर एक इंसान औरत भी नहीं है, वहां पर दोनों पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वंस। ठीक है, हम वंस यूज करेंगे। ठीक है, या फिर वन सेल्फ यूज करेंगे। ठीक है, वन सेल्फ यूज करेंगे, जो भी है, प्लूरल है सिंगुलर है, जिस भी केस में अगर यूज करना चाहते हैं वहां पर वन वाले ही प्रोनाउंस यूज होंगे। ठीक है, वंस यूज होगा, वन सेल्फ यूज होगा, हिम हर हिज ये सारे प्रोनाउन नहीं लगेंगे, दे देयर ये सारे प्रोनाउन भी नहीं लगेंगे। तो सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। मतलब वो हर एक इंसान जो यहाँ पर धरती पर है, जो हर एक इंसान जीवित है, उन सभी को ये सेंटेंस कहा जा रहा है कि आपको अपना प्रॉमिसेस जो है, आपको अपने जो वादे हैं वो रखने चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरीवन हु एग्जिस्ट। ठीक है, हर एक इंसान जो एग्जिस्ट करता है उन सभी के लिए है ये स्टेटमेंट। आप नीचे भी दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क। मतलब ये सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे दिख रहे हैं जो हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल होंगे, और यही रीजन है कि इन सभी सेंटेंसेस में हम वन यूज करते हैं। ठीक है, एनी डाउट इन रूल नंबर 7? रूल नंबर 7 में किसी को भी कोई डाउट? नहीं समझ पाया मैं। नहीं समझ में आया? देखिए, वन हम किस लिए यूज फिर करते से। हैं, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं मैम, फिर से समझाइए ना। ओके ओके, देखिए वन हम किस लिए यूज करते हैं, वन आपका एक प्रोनाउन यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, आपका हर एक इंसान के लिए। अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हो, कुछ ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जो दुनिया में जो भी इंसान है उन सभी के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये सेंटेंस जो है ये हर एक के लिए तो नहीं एप्लीकेबल है। जो प्रोग्रामिंग पढ़ता है सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो उस केस में हम वन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम किस केस में वन यूज करेंगे, हम वन उस केस में यूज करेंगे जिसको हर एक इंसान फॉलो कर सके। जैसे अगर मैं कहूँ कि वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अब हर एक इंसान जो पैदा हुआ है उसके माँ बाप हैं, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं रख सकता, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर उसके माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें सब, हर एक इंसान को ये जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये दुनिया में जो भी है, बच्चा है चाहे बड़े हो गए हैं आप लोग, ये स्टेटमेंट हर एक के लिए एप्लीकेबल है। यस, द स्टेटमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर एनीवन, एवरीवन, समवन, जो भी हैं, हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, उस केस में हम वन यूज करते हैं। ठीक है, तो वन के साथ अगर हम कोई सेंटेंस लगा रहे हैं जहां पर वन यूज हो रहा है, तो अगर हमें पोजेसिव प्रोनाउन लगाना हो, जैसे वंस प्रॉमिस हो गया, ठीक है, यू शुड कीप योर प्रॉमिस लगता है अगर यू लगाएंगे, है ना? तो यू अगर लगाएंगे तो योर प्रॉमिस आया, योर आपका पोजेसिव प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर वन यूज कर रहे हैं तो दुनिया भर की सभी लोग हैं, उनके लिए आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या लगाओगे, राइट? तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हमने अलग एक प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन बनाया है, इसके लिए हम वंस लगाते हैं। ठीक है, जहां भी आप वन यूज कर रहे हैं उसके लिए कोई भी पर्सनल प्रोनाउन लगेगा तो वंस लगेगा। उसके लिए अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा तो वन सेल्फ लगेगा। ठीक है, और कोई प्रोनाउन जो है, ये सब बाकी प्रोनाउंस यहाँ पर रिलेटेबल वगैरह यूज कर सकते हो जैसे भी है, क्योंकि इंसान है तो यहाँ पर हु हुम यूज कर सकते हो। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा उसमें सिर्फ वंस यूज होगा अगर वन लगा हुआ है सेंटेंस में, और अगर वन लगा हुआ है तो वन सेल्फ ही यूज होगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यही टाइप के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी समझ में आया या दोबारा समझा? मैम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रोनाउन एक- वर्ब के बाद हाँ बोलो राजेश, बोलो।
मैम बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, जबकि इम्फेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के पहले होता है, तो एक ही नहीं समझ में आया। मतलब मैं नहीं समझी आपका क्वेश्चन। मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, जबकि इम्फेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के पहले होता है, क्यों मैम? नहीं, ऐसा तो कोई मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। ये अपने इम्फेटिक और इंटेंसिव वाला जो है या फिर रिफ्लेक्सिव वाला है, दोनों सेम चीज होता है। दोनों अलग कहाँ से हो गया? दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होता है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए नाम अलग पड़ गया है। दोनों सेम ही चीज, इंटेंसिव भी है, काम अलग अलग होता है, इसीलिए नाम अलग अलग हो गया। रिफ्लेक्सिव मतलब जो भी वहां पर पर्सनल प्रोनाउन है, जो भी नाउन है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, उसकी परछाई दिखा रहा है, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है। इम्फेटिक की मतलब उस चीज पे जोर दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है सेंटेंस में। दोनों के लिए वर्ड सेम यूज होते हैं और ये प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जरूरी नहीं है। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था ना, जब समझा रही थी तो मैंने बताया था, सेम एग्जाम्पल में मैंने बताया था, वही एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव भी है, वही एग्जाम्पल में इम्फेटिक भी है। प्लेस कैसे चेंज हो जाएगा आपका अगर टाइप चेंज हो रहा है तो? नो मैम लिखा हुआ देखे थे, इसलिए नहीं, वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों एग्जाम्पल आपके सेम है, ठीक है। अगर वर्ब के पहले लग रहा है या वर्ब के बाद लग रहा है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं माई सेल्फ वाला यूज कर रही हूँ, आई कंप्लीटेड माई टास्क माई सेल्फ, ठीक है, या फिर आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय माई सेल्फ, ये दोनों ही इम्फेटिक भी कर रहा है और रिफ्लेक्सिव भी कर रहा है। रिफ्लेक्सिव इसलिए क्योंकि ये दिखा रहा है कि मैंने खुद से अपना काम किया, इम्फेटिक इसीलिए क्योंकि ये इस बात पे इम्पोर्टेंस दिखा रहा है कि मैंने अपना काम खुद से किया है, किसी और की हेल्प नहीं ली है। इस बात पे ज्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है, इस चीज के लेकर इम्पोर्टेंस नहीं हो रहा है कि मैंने काम कर लिया, इस चीज पे इम्पोर्टेंस हो रहा है कि मैंने अपने से किया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे आपको? यस मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? यहाँ जो रूल बताया वन या वंस वाला, वो समझ में आ गया? रूल नंबर 7। यस मैम। यस, रूल नंबर 7 अगर क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। स्लाइड चेंज कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा। यस, रूल नंबर 7 जो है, यहाँ पर आपको एक चीज बताई गई है, दैट इज योर सब्जेक्ट, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट। पहले कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये समझ लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, अगर सेंटेंस आपका जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं कि सीता सिंग्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीता जो है वो गाना गाती है, राइट। इसका इतना ही मतलब हुआ, तो एटलीस्ट मतलब तो निकल रहा है सेंटेंस का, ठीक है। तो सीता गाना गाती है, ठीक है, या सीता इज सिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगा, तो सीता गाना गा रही है, ठीक है। इस तरह करके आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सेंटेंसेस है वो सिर्फ वर्ब को लेकर और सब्जेक्ट को लेकर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस कहूँ शी इज लुकिंग, ठीक है, तो लुकिंग ऐसा प्रोनाउन है, या लुकिंग ऐसा वर्ब है जो कि यहाँ पर बिना किसी हेल्प के आप यहाँ कंप्लीट नहीं कर सकते हो उस सेंटेंस को। ठीक है, आपका जो कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी, आपका जो सेंटेंस है शी इज लुकिंग,
तो वो देख, लुकिंग, सीइंग का मतलब होता है देखना, ठीक है, तो शी इज सीइंग का मतलब वो देख रही है, दैट इज इनफ, बट शी इज लुकिंग का मतलब वो किसी चीज पे देख रही है, इतना आपको पता चल रहा है लुकिंग वर्ड यूज करने से। तो यहाँ पर किस चीज को देख रही है ये स्पेसिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर जो चीज आप लास्ट में लगाएंगे इस सेंटेंस के आगे, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग कर देने के लिए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। जो सेंटेंसेस आपस में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, अपने से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, उनको हम कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अगर एक वर्ड लग रहा है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ वर्ड यानी कि 2-3 वर्ड लग रहे हैं साथ में कंप्लीट करने के लिए, जैसे शी इज लुकिंग एट द फ्लावर, ठीक है, या फिर शी इज लुकिंग एट द गार्डन, ठीक है, ये सारा एट द गार्डन 3 वर्ड्स हो गए, ठीक है। शी इज लुकिंग गुड हो गया, तो वो अच्छी दिख रही है, ठीक है। तो मतलब आप एक वर्ड लगा रहे हो चाहे नंबर ऑफ वर्ड्स लगा रहे हो, नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस हो जाते हैं, ठीक है। 2-3 वर्ड्स को अगर आप साथ में लगाते हो आधा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो वो फ्रेजेस हो जाते हैं। तो फ्रेजेस हो चाहे एक वर्ड हो जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो आपके सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करे उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, ये थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट समझाना पड़ेगा। तो टाइम अब हो चुका है और मैंने अटेंडेंस ले लिया है, तो इस चीज को हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्योंकि मेरे को अच्छे से समझाना होगा, उसके बाद ही ये रूल समझा सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई होप इससे पहले वाला सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये 8 रूल से अगेन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am.